अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ फेडरल बोर्ड बायोलॉजी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड बायोलॉजी जिसमें हमारा चैप्टर है सपोर्ट इन मूवमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। जो याद रहे ये वही पॉइंट्स हैं जो सिंध बोर्ड के अंदर नहीं लिखे हुए, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड के अंदर बिल्कुल कॉमन है। तो हमने उन टॉपिक्स को स्किप करके वही पॉइंट्स हमने पिक आउट किए हैं जो सिंध बोर्ड की बुक में नहीं लिखे हुए और फेडरल बोर्ड में ये चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के उन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले यहाँ फ्रैक्चर के हवाले से सिंध बोर्ड में जो है वो कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। बोन ब्रोकन, बोन का टूट जाना, हड्डी का टूट जाना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर वो होता है जिसमें स्किन जो होती है वो इंटैक्ट होती है, यानी हड्डी टूट जाएगी, बोन ब्रोकन होगी लेकिन स्किन जो होगी वो इंटैक्ट होगी, स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो उस फ्रैक्चर को हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर या हम कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर। जबकि कंपाउंड फ्रैक्चर या जिसे हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं, बोन पेनिट्रेट स्किन, अगर हड्डी टूटे, हड्डी टूटने के साथ साथ स्किन भी क्या हो, डैमेज हो, स्किन पर भी जख्म बन जाए, तो उस फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं या दूसरे अल्फाज में हम उसे कहते हैं ओपन फ्रैक्चर भी। तीसरी कैटेगरी है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर वो होगा फ्रैक्चर डैमेजेस एडजेसेंट ऑर्गन। ना सिर्फ हड्डी टूटेगी, इसमें एडजेसेंट सराउंडिंग के जो स्ट्रक्चर ऑर्गन होंगे वो भी क्या होंगे, मुतासिर होंगे। मिसाल के तौर पर पेल्विस की जो बोन है अगर वो डैमेज हो जाती है, उस पर फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर और इनको भी क्या हो सकता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को, ऑर्गन को क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो वो फ्रैक्चर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो ये हमारे पास यदि वो फ्रैक्चर की जो डेफिनेशंस थी, टाइप्स थी, ये बाकायदा पीएमसी में पूछी जाती हैं, तो ये भी हमने यहाँ कवर की। अब हम आते हैं 4 स्टेप्स ऑफ बोन रिपेयर। बोन रिपेयर के हम 4 स्टेप्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो बोन रिपेयर के हमारे पास जो है वो 4 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहला है हेमेटोमा या क्लॉट फॉर्मेशन। कोई भी हड्डी टूटती है, बोन जब भी टूटती है, उन दोनों बोन को हम क्या करते हैं, आपस में मिला के रख देते हैं। भाई हड्डी टूटी थी ना, अब सर्जन का जो काम होता है उन दोनों हड्डी को क्या करना, मिला के रख देना। अब मिलाने के बाद बोन की जो रिपेयर होती है, बोन की रिपेयर के हमारे पास जो है वो 4 स्टेप है। एक हमारे पास है हेमेटोमा या जिसे क्लॉट फॉर्मेशन कहते हैं पहले स्टेप में। दूसरा हमारे पास है फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। इसमें क्या होगी, दूसरे स्टेप में फाइब्रो कार्टिलेज बनता है, यानी कैलस कहते हैं नए टिश्यू को, नए सेल का बनना, ये कहलाता है कैलस फॉर्मेशन। अब इसमें कैलस फॉर्मेशन क्या होगी, फाइब्रो कार्टिलेज बनेंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, बोनी कैलस फॉर्मेशन या दूसरे अल्फाज में कहते हैं कैलस ओसिफिकेशन, यानी जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस जो कैलस बना है उसमें क्या होगी, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोनी कैलस फॉर्मेशन कहते हैं, या कैलस की ओसिफिकेशन होगी। और चौथे स्टेप में आ जाएगी बोन रीमॉडलिंग। क्या होगा, बोन रीमॉडलिंग। तो आपने 4 स्टेप जो है वो याद रखने हैं। बोन रिपेयर के 4 स्टेप हैं, हेमेटोमा जिसे क्लॉट फॉर्मेशन कहते हैं, फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, तीसरा है हमारे पास बोनी कैलस फॉर्मेशन या जिसे कैलस ओसिफिकेशन हम कहते हैं, और चौथा हमारे पास जो है वो है बोन रीमॉडलिंग। अब फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन जो है इसको कितना ड्यूरेशन लगता है, भाई हड्डी टूटने के 1-2 दिन के अंदर हेमेटोमा बनना शुरू हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन को कितना वक्त लगता है, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। बोनी कैलस फॉर्मेशन में कितना वक्त लगता है, 2 महीने लगते हैं। बोन रीमॉडलिंग में क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन इज फॉर्म अक्रॉस द फ्रैक्चर लाइन। फ्रैक्चर, अब आपको याद है ना, हमने बोन की टाइप्स पढ़ी थी, स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन जो है, बोन रीमॉडलिंग के अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन बनती है अराउंड द फ्रैक्चर लाइन। फ्रैक्चर लाइन पर जो है वो कॉम्पैक्ट बोन बनती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बोन रीमॉडलिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट की भी जो है वो ज़्यादा डिटेल सिंध बोर्ड में नहीं दी हुई, तो इसे भी हम की पॉइंट्स में शामिल कर रहे हैं। जॉइंट्स दैट स्लिप आउट ऑफ प्लेस,
भाई जॉइंट है ना, जहाँ दो बोन आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब जहाँ दो बोन आपस में कनेक्टेड होती है वो क्या हो जाए, बोन आपस में स्लिप आउट हो जाए, उसे कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। अब डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट जब भी होगा उसमें सिम्टम क्या होंगे, उस जॉइंट पर स्वेलिंग होगी, उस जॉइंट पर बहुत ज़्यादा पेन होगा, उस जॉइंट पर मूवमेंट नहीं होगी, इमोबिलिटी होगी। कॉज वजह क्या होगा, ब्लो, अचानक से कोई फोर्स लगी हो, फॉल, गिर गया हो, ट्रॉमा हुआ हो, डिफेक्टिव लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आपको मालूम है ना, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, वो कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है उसे लिगामेंट्स कहते हैं। तो डिफेक्टिव लिगामेंट सही तरीके से ना हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारे जो है वो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट की कॉजेज हैं। ट्रीटमेंट क्या है, रिड्यूस टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, इसे नॉर्मल पोजीशन पे रिड्यूस करके लाया जाए। सर्जरी में बी नीडेड, सर्जरी की जो है वो नीडेड हो सकती है। स्प्रेन की अगर हम बात करते हैं, इंजरी टू अ लिगामेंट ड्यू टू स्ट्रेच टू फार फ्रॉम दियर नॉर्मल पोजीशन। स्प्रेन की अगर हम बात करते हैं, स्प्रेन में क्या होता है, इंजरी टू अ लिगामेंट। भाई लिगामेंट वो कनेक्टिव टिश्यू है ना जो बोन्स को कनेक्ट करके रखता है। तो स्प्रेन में क्या होता है, इंजरी टू अ लिगामेंट, लिगामेंट को इंजरी होगा ड्यू टू स्ट्रेच टू फार फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अगर खिंचाव आ जाता है और लिगामेंट को इंजरी होती है, उसे क्या कहते हैं, स्प्रेन। अब स्प्रेन कहाँ होता है, कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट्स। कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट्स कौन से होते हैं, एंकल जॉइंट पर, नी जॉइंट पर और रिस्ट। यहाँ जो है वो स्प्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, लिगामेंट जो है वो रप्चर होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, ट्रीटमेंट इसकी है रेस्ट करना, आइसिंग, बर्फ करना, ड्रेसिंग करें, बैंडेज करें और फिजिकल थेरेपी करें। ये जो है वो इसकी क्या है, ट्रीटमेंट है। मसल्स की अगर हम बात करने जा रहे हैं, मसल्स जो है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड प्रोवाइड मूवमेंट। मसल्स जो है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। मसल्स जो है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्या रखी है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्या रखी है, सलाहियत रखी है। और ये मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हरकत प्रोवाइड करने की सलाहियत रखी है। तो ये मसल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में क्या करते हैं, ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास जो है मसल्स के हमारे पास तीन टाइप हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल। तीनों के कंपैरिजन हम बात करेंगे। जैसे सिंध बोर्ड के अंदर भी इसकी जो है वो काफ़ी डिटेल दी हुई है और वो लेक्चर भी हमने रजिस्टर्ड ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। स्मूथ मसल जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूरिनरी ट्रैक के जो है वो सिस्टम बनाते हैं, और ब्लड वेसल्स, हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं। तो स्मूथ मसल क्या हो गए, द मसल विच फॉर्म डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी सिस्टम एंड ब्लड वेसल इज नोन एज स्मूथ मसल। कार्डिक मसल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, वॉल ऑफ हार्ट, दिल के जो वॉल होती है ये कार्डिक मसल बनाते हैं। स्केलेटल मसल की अगर हम बात करते हैं, मसल्स अटैच टू बोन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। स्केलेटल मसल की अगर हम बात करते हैं, मसल्स अटैच टू बोन, बोन के साथ अटैच होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, ये बोन के साथ अटैच होते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, स्केलेटल यानी स्केलेटन यानी हड्डियों से इसका ताल्लुक है, बोन के साथ अटैच होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये तो सबकी पहले इनकी डेफिनेशन आ गई। अब ये क्या होते हैं, अनस्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड वो मसल होते हैं, गौर से सुनिएगा, स्ट्रिप्ड वो मसल होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप में स्ट्रिप की शक्ल में नजर आए, ऐसे जो हमें छोटी छोटी चिट की शक्ल में, छोटे छोटे स्पेस की शक्ल में नजर आए, वो स्ट्रिप कहलाते हैं। अनस्ट्रिप्ड वो होंगे जो स्ट्रिप की शक्ल में नजर नहीं आएंगे। अब स्ट्रिप भी हमारे पास दो किस्म की है, एक स्ट्रिप होती है रेगुलर स्ट्रिप, एक स्ट्रिप हमारे पास है रेगुलर स्ट्रिप जो होती है, और एक होती है इर्रेगुलर स्ट्रिप। इर्रेगुलर स्ट्रिप में बेतरतीबी थोड़ी सी पाई जाए। अब देखो ये रेगुलर था, ये क्या था, ये था इर्रेगुलर जो है वो स्ट्रिप है। ये रेगुलर स्ट्रिप है। तो यहां हमने कहा ये अनस्ट्रिप्ड है, इसमें स्ट्रिप की माइक्रोस्कोप में ये मसल हमें स्ट्रिप की शक्ल में नजर ही नहीं आते हैं। कार्डिक मसल हमें नजर आते हैं इर्रेगुलर स्ट्रिप की शक्ल में, स्केलेटल मसल जो होते हैं वो रेगुलर स्ट्रिप की शक्ल में हमें नजर आते हैं। दोनों स्ट्राइटेड मसल है। इसी तरीके से इसके सेल की अगर हम बात करते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं इनके जो सेल है ना, स्पिंडल शेप। अब स्पिंडल शेप हमारे पास कैसा होता है, गौर से देखिएगा, स्पिंडल शेप जो है हमारे पास ये इस तरीके से होते हैं, दोनों एंड जो होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, स्पिंडल शेप सेल होते हैं।
जबकि इसके जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रांच। ब्रांच का मतलब उससे शाखें निकल रही होती हैं। भाई ये एक सेल है ना, शाखें निकल रही हैं, इससे जो है वो शाखें निकल रही हैं, ये है ब्रांच। जबकि ये हमारे पास जो है वो क्या है, सिलेंड्रिकल। स्केलेटल मसल क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। स्मूथ मसल में हम बात करते हैं 1 न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है। कार्डिक मसल में भी एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, जबकि इसमें एक सेल के पास जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। स्मूथ मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कार्डिक मसल जो होते हैं वो रिदम की शक्ल में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, यानी इनकी कॉन्ट्रैक्शन इंटरमीडिएट है। स्केलेटल मसल जो है वो क्या है, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है स्लो टू रैपिड। क्या है, स्लो टू रैपिड। स्लोली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रैपिडली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्मूथ मसल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे इख्तियार में ना हो, नर्वस सिस्टम उसे चलाएगा। कार्डिक मसल स्पॉन्टेनियस, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। इसकी धड़कन जो है ना, बेसिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ऐसे नोड के पास, हार्ट के स्ट्रक्चर में पड़ा है ना, ऐसे नोड के पास होती है, साइनो एट्रियल नोड के पास है, मतलब ये खुद मुख्तार है। और ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में स्केलेटल मसल, यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो वॉलंटरी होता है, हमारे इख्तियार में होता है। इसी तरीके से स्मूथ मसल की अगर हम बात करते हैं, मेनली इसका जो काम होता है क्या है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके थ्रू जो है वो क्या करना है, सब्सटेंसेस को जो है वो कंट्रोल करना है। कार्डिक मसल की अगर हम बात करते हैं, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। स्केलेटल मसल की अगर हम बात करते हैं, ये मूव स्केलेटन, स्केलेटन को क्या करवाता है, मूव करता है। इसी तरीके से स्मूथ मसल की अगर हम बात करें, नो वॉलंटरी कंट्रोल बाई डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे इख्तियार में नहीं है, नो वॉलंटरी कंट्रोल। कार्डिक मसल भी, दिल जो धड़कता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, नो वॉलंटरी कंट्रोल। स्केलेटल मसल की अगर हम बात करते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल, हम अपनी मर्जी से इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ जाकर हमने आज की इस वीडियो में हमने कुछ फेडरल बोर्ड के बेसिक पॉइंट्स, सपोर्ट एंड मूवमेंट के वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो सिंध बोर्ड के अंदर शामिल नहीं थे। इससे वो उन बच्चों को फ़ायदा होगा जिनके पास टेक्स्ट बुक फेडरल बोर्ड की रीड करने का टाइम नहीं होगा, तो इन्हीं पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को वो सुनकर जल्द से जल्द मेन MCQ पॉइंट की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट के हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उस भी लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। अभी सपोर्ट एंड मूवमेंट के कुछ मजीद पॉइंट्स हैं जो सिंध बोर्ड के अंदर नहीं लिखे हुए, तो उनको हम आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी सुनना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।